Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to this exclusive session on scholarship opportunities for students with chemistry and chemistry related backgrounds. This session is jointly organized by Grow with Gurus Pakistan and Pakistan Chemist Community. It's my pleasure to have on board the speaker for today's session, Muhammad Usman from Pakistan. He holds a bachelor's degree in chemical engineering from Pias University, Pakistan. He is currently pursuing his master's degree in France on France Excellence Climate Scholarship. Besides this, he is also a leading mentor at Grow with Gurus Pakistan. Without wasting any further minutes, I would like to hand over this session to Muhammad Usman. थैंक यू सो मच वासिफ भाई फॉर द इंट्रोडक्शन। तो हम लोग फॉर्मली अपना जो सेशन है आज का वो स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू द स्लाइड्स आई विल जस्ट प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द टुडेज सेशन। तो आज का जो सेशन बेसिकली होगा उसमें मेनली आई विल ट्राई टू कवर के कौन कौन सी डिफरेंट जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो फॉर्म में रिस्पॉन्सेज मुझे दिए थे वो मैंने रीड आउट किए थे। तो उससे मुझे आइडिया हुआ था कि मोस्ट जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे वो या तो इस तरह से थे कि आपको आईएलटीएस के बगैर जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, उनके हवाले से बता दिया जाए, और उसके अलावा कौन कौन सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है पर्टिकुलरली आप लोगों ने पूछा था। तो मैं नॉर्मली आज का सेशन, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव लिमिटेड टाइम, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितना मेरी इंफॉर्मेशन है तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊं कि आप किन किन स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को कंसिडर कर सकते हैं, और उनकी एक टाइमलाइन के हवाले से बता सकूं, एक जर्नल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो उनका क्या है, ठीक है। और एट द एंड हम लोग फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मली आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स डिफर करते हैं, बाकी मोर और लेस चीज़ें जो होती हैं वो वही रिक्वायर्ड होती हैं। जस्ट ये है कि आपको स्कॉलरशिप के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को अलाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वासिफ भाई, मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, it's visible. ओके, थैंक यू। So before going further, I would just like to introduce our platform. The name of the platform, as you can see on the screen, is Grow with Gurus, and बेसिकली हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है, तकरीबन सितंबर में हम लोगों ने अपने जो डिफरेंट सेशंस थे वो स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस सेशंस भी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म में लाइक कुछ और डोमेन्स भी हैं, जैसे कि एंटी टेस्ट प्रिपरेशन डोमेन्स हैं। तो इस तरह से हमारा प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है। बट करेंटली जो मोस्ट एक्टिव डोमेन है अभी फिलहाल, दैट इज स्कॉलरशिप डोमेन। हम लोगों ने सितंबर में कुछ सेशंस किए थे फ्रांस से रिलेटेड। देन उसके अलावा अभी हमारे एरास्मस से रिलेटेड एक पूरी सीरीज भी चल रही है सेशंस की, जिसमें डिफरेंट इंटरनेशनल स्पीकर्स जो हैं उनको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, एंड दे आर बेसिकली शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस के किस तरह से उन्होंने स्कॉलरशिप्स विन की और क्या टिप्स या ट्रिक्स उन्होंने फॉलो की, और क्या जो स्कॉलरशिप कमेटी है वो उनकी प्रोफाइल में ऐसी क्या चीज़ उनको लगती है कि उसने उन्हें इम्प्रेस किया एंड दे गॉट फुली फंडेड स्कॉलरशिप। क्योंकि आपको पता है कि जैसा जैसा वक्त गुजरता जा रहा है तो स्कॉलरशिप्स जो है वो मजीद कंपेटिटिव होती जा रही है, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं दे आर लेस, ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं उसकी अगर आप देखें तो वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। आप इवन कि अगर पाकिस्तान से भी देखें तो पहले जो है इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता था और इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों को अब्रॉड स्कॉलरशिप्स के बारे में। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि अवेयरनेस थोड़ी-सी बेहतर हो चुकी है तो हर स्कॉलरशिप में आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करने को मिलता है। इवन कि अगर सिर्फ आपने एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना हो अब्रॉड, स्पेसिफिकली अगर यूरोप में हम देखें तो कंपटीशन एडमिशन के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप तो समझ लें कि एडमिशन से एक अगला स्टेप है, ठीक है। जितनी मेहनत शायद आपको एडमिशन के लिए करनी पड़ती है, शायद उससे डबल या ट्रिपल आपको मेहनत लगेगी टू गेट अ फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी इन यूरोप फॉर एग्जांपल। बट साथ ही साथ यूरोप में भी अगर हम देखें तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यूरोप साइड की भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, और उसके अलावा जो बाकी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैंने, क्योंकि 2024 में अपनी स्कॉलरशिप हंटिंग जर्नी स्टार्ट किया था,
तो उसमें मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि मैंने डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स थे उनको कंसिडर किया था और उनके लिए अप्लाई किया था, ठीक है। और मैं ओवरऑल स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी यही करता हूँ कि अपना वो हर स्कॉलरशिप के लिए बेस्ट दें, ठीक है। जो कंपेटिटिव स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करें, लेकिन कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स होते हैं जिनमें आपकी इतनी ज़्यादा वो एफर्ट नहीं लगती है एज़ कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप, और उनमें जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उन स्कॉलरशिप्स के लिए भी आप लोग साथ-साथ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू कि मेरा जो बैकग्राउंड था, जैसे कि वासिफ भाई ने भी बताया, माय बैकग्राउंड वाज इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम प्यास। उसके बाद मैंने एक रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप की थी, क्योंकि मेरा जो बैचलर्स था दैट वाज कंप्लीटेड इन 2024, और उसके बाद मैं फैसलाबाद से मैंने एक इंटर्नशिप की, एंड पैरेलल में आई वाज अप्लाइंग फॉर डिफरेंट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, और सितंबर 2025 में मैं यहाँ पर फ्रांस में स्कॉलरशिप के लिए आया हूँ, ठीक है। और मेरा बेसिकली जो मास्टर्स है अभी करंटली, मेरा जो बैचलर्स था वो केमिकल इंजीनियरिंग में था, लेकिन अभी जो मेरा मास्टर्स प्रोग्राम है दैट इज यू कैन से मोर फोकस्ड ऑन बायो रिफाइनरी एंड बायो बेस्ड मटेरियल्स के हम लोग किस तरह से जो कन्वेंशनल पेट्रोलियम ड्राइव्ड मटेरियल्स हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं विद sustainable materials and sustainable processes to reduce the environmental impact. So that is some information regarding my background and what I am currently doing. और जो स्कॉलरशिप मुझे मिला था दैट वाज फ्रांस एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप, जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की ही एक टाइप है, ठीक है। आगे हम लोग जब बात करेंगे डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की, तो इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि फ्रांस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और किस किस तरह की जो है स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज आप लोग अवेल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ये चीज़ आप लोगों को बोली थी कि मैंने जब 2024 में अपना स्कॉलरशिप जर्नी स्टार्ट किया, तो उसमें मेरी ज़ाहिर-सी बात है, मेरा भी हर एक इंसान का एक वो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होता है, और दूसरा बैचलर्स के दौरान हमें इतनी ज़्यादा वो गाइडेंस भी नहीं मिली होती। तो मैंने काफ़ी सारी एक्स्ट्रा जगहों पर भी अप्लाई किया था, और अदर स्कॉलरशिप जो फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए तो कोई वो एज़ सच नहीं है। उनके लिए तो आपको आई सजेस्ट कि हर स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए, स्पेशली वो जगह जहाँ पर आपको अप्लाई करने में कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ चाइना की या साउथ कोरिया की, अब अगर एक ऐसा बंदा है कि जो शुरू से ही कह रहा है कि मैंने बिल्कुल चाइना में नहीं जाना या मैंने बिल्कुल साउथ कोरिया में नहीं जाना, तो मैं उन स्टूडेंट्स को फिर रिकमेंड नहीं करता कि वो लोग उन कंट्री पे अपना इतना ज़्यादा जो है वो टाइम लगाएँ, क्योंकि बिल-फ़र्ज़ उन्हें मिल भी जाता है स्कॉलरशिप। तो अगर उन्होंने जाना नहीं है तो वो अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जो आगे एडमिशन कमेटी है या जो स्कॉलरशिप कमेटी है, उनका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो चाइना या साउथ कोरिया का प्रोसेस थोड़ा-सा हेक्टिक होता है, क्योंकि उसके लिए आपको प्रोफ़ेसर को ईमेल्स करनी पड़ती हैं, देन एक्सेप्टेंस, वो आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। बट ये है कि कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे होते हैं कि जिनका प्रोसेस इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता। तो आप लोग जस्ट टू इंक्रीज़ योर चांसेस ऑफ एडमिशन या चांसेस ऑफ स्कॉलरशिप, क्योंकि आप कभी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के बाद ये सर्टेन नहीं हो सकते कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है? आप लोग अपना हर स्कॉलरशिप के लिए बेस्ट दें, बट देन थोड़ा-सा किस्मत का भी मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में काफ़ी रोल होता है। आप लोग अपनी तरफ से बेस्ट दें, और उसके बाद आपको आपके पास जब मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएँ, तो उसमें से जो आपको बेस्ट लगे अपने फ्यूचर के लिए, या जो ऑप्शन आपके साथ आपके जो करियर गोल्स हैं, उनके साथ ज़्यादा अलाइन हो रहा हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने डिफरेंट स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, जो आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। अभी करंटली आई एम ऑन फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसका नाम है फ्रांस एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल में मैंने जो आपको डिफरेंट स्क्रीन पर शो हो रहे हैं स्कॉलरशिप, उसमें तुर्की का स्कॉलरशिप था, थाईलैंड का था, एक यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप था। इसी तरह इंडोनेशिया में एक यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप था, और एक प्रोफेसर फंडेड अपॉर्चुनिटी थी मलेशिया में। तो ये था कि मैंने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई किया था। मैंने जस्ट एक अपॉर्चुनिटी पे रिलाई नहीं किया था, जस्ट टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन हैंड एट द एंड, ठीक है? और उसमें से फिर जो मुझे बेस्ट लगी थी दैट वाज़ द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम फ्रांस। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी पर फिर अपना मास्टर्स करने सितंबर में यहाँ आया। सो दैट वाज़ अ लिटिल बिट अबाउट द स्कॉलरशिप जो कि मैंने लास्ट ईयर विन किए थे। उसके बाद क्योंकि मैं करंटली फ्रांस में हूँ, तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा फ्रांस के स्कॉलरशिप्स पर ही बात करूँगा। तो नॉर्मली जैसा कि मैंने शुरू में भी ज़िक्र किया कि हमारे जो सेशंस थे, जो गाइडेंस सेशंस थे, जैसे आज एक गाइडेंस सेशन है, इस तरह हमारे मल्टीपल गाइडेंस सेशंस शुरू में भी होते रहे।
ठीक है। तो उसमें फ्रांस के जो सेशंस थे वो तकरीबन सितंबर में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे। अब उसकी रीज़न क्या थी कि फ्रांस का जो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो सेंट्रल पोर्टल के थ्रू अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है? जैसे एक सेंट्रलाइज़्ड पोर्टल होता है पूरे कंट्री का, तो उसके थ्रू वो एडमिशंस जो है वो लेती हैं, एक्सेप्ट करती हैं अपनी एप्लीकेशंस वगैरह कैंडिडेट्स की। तो वो जो सेंट्रल पोर्टल था उसकी बेसिकली जो डेडलाइन थी दैट वाज़ 30 नवंबर, ठीक है? यानी कि इस साल आप उस सेंट्रल पोर्टल के थ्रू अप्लाई आप नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो डेडलाइन है वो ऑलरेडी गुज़र चुकी है। लेकिन फ्रांस में जो प्रोसेस है एडमिशन का वो 3 तरह से होता है, ठीक है? एक आपका सेंट्रल पोर्टल वाला प्रोसेस है, ठीक है? एक आपका पैरेलल प्रोसेस होता है जिसमें आपने सेंट्रल पोर्टल पर भी अप्लाई करना होता है और आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पर भी अप्लाई करना होता है। फिर एक थर्ड कैटेगरी होती है जिसमें आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करते हो। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम नॉर्मली पाकिस्तान में हमारा एज़ सच कोई जब हम लोग जैसे आप लोगों ने बैचलर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तो उसमें हम लोग सिंपल यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पर नॉर्मली अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हैं, ठीक है? हम लोग कोई ऐसा सेंट्रल पोर्टल नहीं है कि जिस पर हम लोग अपनी जो है एप्लीकेशन सबमिट करें और वो यूनिवर्सिटीज़ उस सेंट्रल पोर्टल के थ्रू जो है वो हमें अप्रोच करें या हमारी एप्लीकेशंस को जो है वो देखें। तो इसी तरह से जो थर्ड कैटेगरी जिसकी मैंने बात की दैट इज डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस कि आप सिंपली यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पर जाते हैं, वहां पर डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह रीड आउट करते हैं एंड देन आप उन अपॉर्चुनिटीज में सिंपली जो है अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, ठीक है? तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये अभी भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? अगर आप लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप स्टिल फ्रांस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर मैं स्कॉलरशिप्स की बात करूं तो फ्रांस में मेनली दो तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, एक आपकी गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है? दूसरा यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स है। अब जो गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स थी उनकी फर्दर दो कैटेगरीज आती हैं, एक आईफेल एक्सीलेंस आती है और एक क्लाइमेट चेंज एक्सीलेंस। जो मेरे वाली स्कॉलरशिप है दैट इज क्लाइमेट चेंज एक्सीलेंस स्कॉलरशिप और एक और होती है आईफेल एक्सीलेंस। अब जो क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप है उसकी डेडलाइन ऑलरेडी गुजर चुकी है, ठीक है? क्योंकि उसकी जो डेडलाइन थी वो 30 नवंबर ही थी जो कि पोर्टल के क्लोजर की डेडलाइन थी, ठीक है? जो सेंट्रल पोर्टल के क्लोजर की डेडलाइन थी वही क्लाइमेट चेंज की जो डेडलाइन थी सेम थी दोनों की, ठीक है? बट आईफल का क्या है कि आईफल की कुछ यूनिवर्सिटीज तो क्लोज कर चुकी हैं अपना प्रोसेस, ठीक है, आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप का। बट स्टिल देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जो कि अभी भी शायद अपनी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है? अब मैं अगर इन थोड़ा-थोड़ा इन दोनों स्कॉलरशिप्स की बात करूँ, आपको ओवरव्यू दूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जो शायद नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो उनके लिए मैं इन दोनों स्कॉलरशिप्स को थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ कि इनमें आपने करना क्या है बेसिकली। तो गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स में आपके पास जो फर्स्ट आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, इसके लिए आपने सिंपली करना ये है कि जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है? वंस आपने कोई यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर ली है, ठीक है? अब उस यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, ठीक है? उसको ईमेल करके पूछना है कि आईफेल का क्या प्रोसीजर है। अब आईफेल का कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने डायरेक्टली अपने पोर्टल्स पर लिखा होता है कि क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, इवन कि उन्होंने अपने पोर्टल्स भी बनाए होते हैं आईफेल के लिए। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि ईमेल्स के थ्रू भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही होती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा देखनी पड़ती है कि किस तरह से आप लोगों ने आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, ठीक है? क्योंकि ये इसका जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रहा होता है, ठीक है? मैंने ऑलरेडी इसके बारे में अपने जो वीडियोज़ है, पिछले जो सेशंस हैं उनमें काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं दूँगा। फिर इसी तरह क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप है, आप सिंपली अगर गूगल पे जाकर लिखेंगे फ्रांस एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप, ठीक है? तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि स्पेसिफिक 6 प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है? उन 6 प्रोग्राम्स अगर उन 6 प्रोग्राम्स में से कोई ऐसा प्रोग्राम है बेसिकली जो कि आपकी फील्ड के रेलेवेंट है, ठीक है? तो आप इसमें कंसीडर हो सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लाज़मी था कि आप सेंट्रल पोर्टल से अप्लाई करें, ठीक है? तो नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप किसी की रिसर्च जो है वो अलाइन कर रही है उन प्रोग्राम्स में, ठीक है? बट ये है कि अभी इस ईयर के लिए क्योंकि 30 नवंबर डेडलाइन थी, तो इसकी डेडलाइन गुज़र चुकी है। अभी करंटली जो आप चीज़ देख सकते हैं, ठीक है? जिस पे मैं ज़्यादा ज़ोर दूँगा दैट इज़ यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स, ठीक है? अब यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स में बेसिकली क्या है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं फ्रांस में वो भी डिफरेंट जो स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो ऑफ़र करती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है? और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डायरेक्टली अपने पोर्टल्स के थ्रू जो है एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करती हैं। तो इट मीन्स कि अगर आप उनके पोर्टल्स पे अप्लाई कर दें, ठीक है? और नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ अपने पोर्टल्स के थ्रू एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करती हैं,
उनके तकरीबन पोर्टल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं। अभी कुछ के ओपन भी हैं और कुछ के जो है वो ओपन हो जाएंगे इन जनवरी और फरवरी। तो नॉर्मली इसी टाइमलाइन में जो पोर्टल्स हैं उनके ओपन होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल दूंगा अपनी यूनिवर्सिटी की। अब जैसे जो मेरा प्रोग्राम था, ठीक है, इस पे अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो मैंने सिंपली प्रोग्राम का नाम लिखा है और अगर मैं एडमिशन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है रजिस्टर ऑनलाइन का, ठीक है, और डेडलाइन जो है वो मई 15 2026 है, ठीक है। तो इट मीन्स कि इस यूनिवर्सिटी में आप लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं क्योंकि इनका पोर्टल अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको कुछ नाम बता भी देता हूँ। पेरिस सैकले यूनिवर्सिटी है, पेरिस सीते यूनिवर्सिटी है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम मैंने बताए, बाकी आपको फाइंड आउट करने होंगे किस तरह से कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं बेसिकली फ्रांस में जो कि इस तरह से डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू अपनी एप्लीकेशन जो है वो ऑफर कर रही हैं। अब स्कॉलरशिप्स की अगर बात करें, अब लेकिन इसी यूनिवर्सिटी में अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो स्कॉलरशिप्स का ऑप्शन है। अब इसमें उन्होंने डिफरेंट स्कॉलरशिप जो है वो लिस्ट डाउन किए हैं। अब एक चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि फ्रांस में जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है और जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस है वो नॉर्मली सेपरेट होता है, ठीक है। स्कॉलरशिप का प्रोसेस इवन के विद इन अ यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रहे हैं उनका भी प्रोसेस डिफर कर सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो ये जो फर्स्ट स्कॉलरशिप है इसकी जो डेडलाइन है जून 13 है और इसके लिए करना क्या है कि आपने कवर लेटर और एप्लीकेशन जो है वो भेजनी है इस ईमेल पर, ठीक है। फिर आगे एक और स्कॉलरशिप है लेवेक्स टेक 21। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसकी भी डिटेल्स मिल जाएंगी कि इसकी क्या डेडलाइंस हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या प्रोसीजर है। और अगर आपको फर्दर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इवन के इनके जो ईमेल आईडी दी है इस पर कांटेक्ट करके इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इस तरह आईडेक्स स्कॉलरशिप है। फिर नीचे ये वाला जो स्कॉलरशिप है जो जिस पर मैं आया हूँ यहाँ पर इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो इसकी जो डेडलाइन है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है क्योंकि ये कैंपस फ्रांस के थ्रू ऑफर होता है, ठीक है। कैंपस फ्रांस बेसिकली एक समझ लें कि एक एजेंसी है जो कि सारा एडमिशन प्रोसेस डील करती है, ठीक है, मास्टर्स का भी और बैचलर्स का भी इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो उसका एक सेंट्रल पोर्टल है, ठीक है। उस पोर्टल के थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन नॉर्मली सबमिट करते हैं। तो अभी उस पोर्टल की डेडलाइन जो है वो 30 नवंबर थी। तो नेक्स्ट ईयर जो लोग अप्लाई करना चाहें वो इसके प्रोसेस को देख सकते हैं कि किस तरह से आप लोग उसके सेंट्रल पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उस पर ऑलरेडी मैंने सेशंस किए हैं, आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं फ्रांस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि जो सेंट्रल पोर्टल है वो बंद हो चुके हैं। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप लोग अगर इस साल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करें कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू एडमिशन्स दे रही हैं। वंस आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती है या अपना प्रोग्राम मिल जाता है तो आप सिंपली उस यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको अभी स्क्रीन पर शो किया था तो इस यूनिवर्सिटी में 3 स्कॉलरशिप्स जो थे वो तकरीबन अवेलेबल थे, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के अलावा भी। तो इट मीन्स कि अगर आप सिंपली इसके पोर्टल पर जाकर अप्लाई करते हैं तो आपको इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये नॉर्मली फ्रेंच यूनिवर्सिटीज जो है वो डील कर रही होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही होती है। अच्छा, अब उसके बाद जो अभी करंटली ओपन स्कॉलरशिप है, ठीक है, और इसमें आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फ्रांस में भी आइल्स की रिक्वायरमेंट नॉर्मली नहीं होती है अनटिल कोई यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो, बट नॉर्मली नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह से जो हंगरी का स्कॉलरशिप है, ठीक है, जो आपको भी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये स्कॉलरशिप करंटली ओपन है और इसमें आपको केमिस्ट्री के काफी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि इसका जो पोर्टल है आप सिंपली अगर गूगल पर जाकर ये लिखेंगे स्टाइपेंडियम हंगेरियम स्कॉलरशिप तो आपको इस तरह से इसका पोर्टल मिल जाएगा और वहां पे आप लोग सर्च आउट कर सकते हैं अपना प्रोग्राम्स इसमें। अब इसमें एक चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि इसकी जो डेडलाइन है दैट इज 15 जनवरी। और दूसरी चीज ये है कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको एक टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जो स्टूडेंट बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उनको यूसेट टेस्ट देना पड़ता है और जो मास्टर्स या पीएचडी के एप्लीकेंट्स होते हैं उनको हैट देना पड़ता है, ठीक है। अब
हैट या यू सेट देने के लिए आपको बेसिकली HEC के पोर्टल Excuse me, Usman. Sorry to interrupt. There is a hand raised from Ibrar Ali. तो क्या हम अभी questions ले सकते हैं या इसको end तक रख के आप कैसे समझते हैं, आई मुनासिब थिंक समझते हैं, आप बताओ। एंड पे ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है, या हम इसको एंड में जो क्यूए सेशन होगा उसमें हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया? ओके, प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। तो स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा था कि ये करंटली ओपन है और इसमें आपके सिलेक्शन चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। अब मैं इसको भी आपको शो करवा देता हूँ। सिंपली आपने, अगर आप जाते हैं गूगल पर, तो स्टाइपेंडियम, मैं सिंपली इसका नाम टाइप करूंगा, स्कॉलरशिप साथ HEC लिख दूंगा क्योंकि पाकिस्तान में जो पार्टनर इसको डील कर रहा है दैट इज HEC। अब सिंपली आप यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है इसको अगर ओपन करते हैं तो ये वंस ओपन हो जाती है, आपने सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैचलर्स के लिए अवेलेबल है, इस तरह मास्टर्स के लिए, PhD के लिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसमें आपके जो बैचलर्स है उसकी 200 सीट्स हैं, मास्टर्स की 100 सीट्स हैं। तो इट मीन्स कि इसमें आपके जो सिलेक्शन चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। बट इसमें एक प्री रिक्विजिट है जो कि हैट है। यहाँ पर आप अगर हाउ टू अप्लाई में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो हैट के लिए अप्लाई करने के लिए उन्होंने ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप सिंपली इस लिंक पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। और हैट के लिए रजिस्टर करने की भी जो डेडलाइन है दैट इज 15th ऑफ जनवरी। तो इसका ये मतलब है कि 15 जनवरी से पहले पहले आपने क्या करना है, एक तो इस हैट टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। और टेस्ट जो है 1 फरवरी को होगा, ठीक है, इसकी जो टेंटेटिव डेट है। उसके साथ-साथ आप लोगों ने 2 मज़ीद पोर्टल्स पर अप्लाई करना है, ठीक है? एक आपका टेम्पस फाउंडेशन का पोर्टल है, जो कि हंगरी में एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो इस स्कॉलरशिप को डील कर रहा है, ठीक है? सिंपली आप इस लिंक पर जाकर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड जो आपने करना है, वो HEC के पोर्टल पर अप्लाई करना है, ठीक है? तो मेनली इसमें आपने एक तो टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है, इस वेबसाइट के थ्रू। फिर आप लोगों ने TPF जो टेम्पस फाउंडेशन का पोर्टल है, उस पर अप्लाई करना है, यहाँ पर इस लिंक के थ्रू। और देन आप लोगों ने HEC के पोर्टल पर ही साथ ही अप्लाई कर देना है, इस लिंक के थ्रू, ठीक है। और ये सारे जो लिंक्स आपको यहाँ पर शो किए गए हैं, इस प्रोसेस को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और ये काम आपने 15 जनवरी से पहले पहले करना है, ठीक है। टेस्ट के लिए भी अप्लाई आपने 15 जनवरी से पहले पहले करना है, और इसी तरह इन दोनों जो पोर्टल्स आपको मैंने शो किए हैं, इन पर भी आपने 15 ऑफ जनवरी से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो करंटली ओपन स्कॉलरशिप है विदाउट आइल्स, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज CSE स्कॉलरशिप, जिसको चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं। बट इसका ये है कि इसका प्रोसेस नॉर्मली, सॉरी, इसकी जो डेडलाइन है वो वेरी कर सकती है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अब चाइना का मैंने प्रोसेस बताया था कि थोड़ा सा आपको हेक्टिक लगेगा, क्योंकि इसमें आपने पहले क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने वो यूनिवर्सिटीज ढूंढनी होती हैं जिनमें आपकी जो फील्ड है, मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री है, तो वो ऑफर हो रही है। वंस आप यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद आपने प्रोफेसर्स शॉर्टलिस्ट करने होते हैं और उनकी ईमेल आईडीज कलेक्ट करनी होती हैं कि जिन प्रोफेसर्स का रिसर्च एरिया आप लोगों से अलाइन कर है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उनको ईमेल करते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, एंड वंस आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो देन आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं CSE स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। अब CSE स्कॉलरशिप के लिए क्या है कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी डिफरेंट डेडलाइंस होती हैं, तो आपने उन डेडलाइंस के हिसाब से इसको लेके चलना है, ठीक है। और ये भी एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आप लोग विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। और करंटली काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनमें चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में ये स्कॉलरशिप ओपन है, तो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और स्कॉलरशिप है जिसमें अगेन आप लोग विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड इट इज आल्सो इन चाइना। उसका नाम है आंसू स्कॉलरशिप, ठीक है। इसकी जो डेडलाइन है दैट इज 31st ऑफ जनवरी, ठीक है। और अगर आप सिंपली गूगल पर जाकर आंसू स्कॉलरशिप लिखेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है, तो आपको सारी इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। बट इसमें मोर और लेस प्रोसेस वही है, CSC वाला पहला प्रोसेस वही है कि आपने जो है वो, इसके अंडर बेसिकली दो इंस्टीट्यूट्स आते हैं, दो यूनिवर्सिटीज आती हैं, सॉरी। और उन यूनिवर्सिटीज में फिर मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। तो USTC और UCAS दो यूनिवर्सिटीज समझ लें, और उनके अंडर डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आ रहे हैं।
तो आपने इसमें भी उसी तरह से प्रोफेसर्स को ढूंढना है, ठीक है, इन इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स पर जाकर उनको एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल करनी है, और वंस आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो देन आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये भी एक फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप लोग विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद साउथ कोरिया एक ऐसा कंट्री है कि जिसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें आप लोग विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? मेबी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आइल्स डिमांड करती हैं, ठीक है? बट साउथ कोरिया में नॉर्मली ऐसा भी एक मैंने अपने डिफरेंट फ्रेंड्स से जो है वो सुना था कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि वो इनिशियली आपको एडमिशन दे देती हैं, एंड वंस योर एडमिशन इज़ कन्फर्म तो देन वो आपसे आइल्स डिमांड करती हैं। और इवन के कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं कि जिनमें आप लोग जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी कर रही होगी। अब जैसे आपको नीचे मैंने जस्ट एक यूनिवर्सिटी का शो करवाया, तो नॉर्मली चाइना का और साउथ कोरिया का मोर और लेस सेम ही प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने चाइना में बताया कि पहले आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है, देन आपने प्रोफेसर्स को शॉर्टलिस्ट करना है जिनका रिसर्च एरिया आपसे अलाइन हो रहा है, देन उनको एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल करनी है, ठीक है। एंड देन वंस आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो देन यू विल अप्लाई ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल या जो भी स्कॉलरशिप का पोर्टल है, ठीक है। अब साउथ कोरिया में क्या है कि नॉर्मली आपकी एक प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, ठीक है, जिसमें यूनिवर्सिटी से आपका कोई ऐसा लेना देना नहीं होता। अगर कोई प्रोफेसर आपको सुपरविजन में ले लेता है, ठीक है, यानी कि आप उसको अच्छा सा ईमेल करते हैं, ईमेल में अपनी सीवी अटैच करके भेजते हैं, और वो एग्री करता है कि ही विल सुपरवाइज योर मास्टर्स, और फॉर एग्जांपल मास्टर्स एंड कंबाइंड पीएचडी भी होता है साउथ कोरिया में। तो सिंपली आप लोग क्या करते हैं कि सुपरवाइजर्स को अप्रोच करते हैं, और अगर जो सुपरवाइजर है वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपकी जो स्टाइपेंड वगैरह वो भी सारा कुछ वही अरेंज करेगा, ठीक है। तो ये होती है प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप्स। इसके अलावा साउथ कोरिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। उसके लिए वही है कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर करेंगे जिनमें आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, एंड देन वंस यू फाइंड दोज यूनिवर्सिटीज तो आप देखेंगे कि उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये तो होगी यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स। थर्ड एक कैटेगरी आती है जो साउथ कोरिया का गवर्नमेंट स्कॉलरशिप समझ लें, ठीक है, उसका नाम है जीकेएस, ठीक है। तो उसका भी एक अपना लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, बट अगर आप सिंपली लिखेंगे गूगल पर जाकर जीकेएस या ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप तो उसको उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं आपको सारी की सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो साउथ कोरिया भी एक ऐसा कंट्री आप कंसिडर कर सकते हैं जिसमें कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं आपको विदाउट आइल्स जो है वो अलाउ कर देंगी अप्लाई करना। उसके बाद एक और जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप है, ठीक है, दैट इज तुर्की स्कॉलरशिप। तो ये नॉर्मली अगर आप स्क्रीन पर देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैलेंडर, मैंने इसकी वेबसाइट से स्नैपशॉट लिया था। तो इसका जो एप्लीकेशन पीरियड है, ठीक है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी 10 टू फरवरी 20, यानी कि आपके पास कुछ डेज होते हैं जिनमें आपने इसके लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। और फिर आगे फर्दर आपको इसकी टाइमलाइंस दी हुई हैं, और ये जो स्कॉलरशिप है इसमें भी आप नॉर्मली इसमें ज़्यादा ये है कि तुर्किश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स के लिए जाएंगे तो उसके लिए नॉर्मली ये टॉफल डिमांड करते हैं, आइल्स भी इवन के नहीं टॉफल डिमांड कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि तुर्की की यूनिवर्सिटीज का मैंने लास्ट ईयर देखा था, तो दे वर डिमांडिंग टॉफल इंस्टेड ऑफ आइल्स। टॉफल भी एक लैंग्वेज टेस्ट है सेम लाइक आइल्स, बट ये टॉफल डिमांड करते हैं। तो मैंने फिर लास्ट ईयर ये किया था कि जस्ट मैंने तुर्की स्टॉट प्रोग्राम्स में ही अप्लाई कर दिया था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम टॉफल नहीं था, मेरे पास आइल्स था। तो आप लोग भी अगर तुर्की स्टॉट प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें क्योंकि 1 ईयर लैंग्वेज ईयर भी होता है, और उसमें चाहे आपका इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है या तुर्की स्टार्ट प्रोग्राम है, आप लोगों ने 1 साल का लैंग्वेज ईयर लेना ही लेना है, ठीक है। तो अब लैंग्वेज ईयर में क्या होता है कि वो आपको C1 तक, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जितना मुझे याद है आई थिंक C1 तक वो आपको तुर्किश पास करनी पड़ती है, ठीक है। उसका एग्जाम होता है आपका एट द एंड ऑफ ईयर या जिस तरह से भी वो कंडक्ट करते हैं, बट ये है कि आपको C1 तक तुर्किश वो करवाते हैं पहले पूरे साल में, क्योंकि पहले पूरे साल में आपका कोई कोर्स वर्क नहीं होता या कोई रिसर्च वर्क नहीं होता, जस्ट आप लैंग्वेज पर ही फोकस कर रहे होते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स हर साल पाकिस्तान से जाते हैं जो लैंग्वेज सीखते हैं, एंड देन वो अपनी स्टडीज जो है वो परस्यू करते हैं। अब ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो, इन द सेंस के तुर्की जो है वो यूरोप के साथ काफी ज्यादा इसकी कोलेबोरेशन हैं, ठीक है।
और इवन के आप लोगों ने सुना होगा एरास्मस स्कॉलरशिप का। तो तुर्की जो है वो प्रोग्राम कंट्रीज में आता है, मतलब कि एरास्मस के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें जो मोबिलिटी है वो तुर्की में भी होती है, यानी कि आपका एक सेमेस्टर तुर्की में भी हो सकता है। तो बीइंग अ प्रोग्राम कंट्री, तुर्की के काफी सारे जो स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने जाते हैं वो अपने एक्सचेंज सेमेस्टर के लिए यूरोप आते हैं, ठीक है, और आगे लेटर ऑन वो हायर स्टडीज के लिए इवन के उनको यूरोप में अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छी मिल जाती हैं। तो ये उस सेंस में भी एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें भी आपके एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपको एयर टिकट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, आपका इवन के 3 साल का मास्टर्स है मिसाल के तौर पर, तो 1 साल लैंग्वेज ईयर होगा, 2 इयर्स आपका जो है मास्टर्स होगा, तो सारा का सारा कुछ इसमें भी कवर किया जाता है। तो ये भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप आगे मूव ऑन करना चाह रहे हैं यूरोप वाली साइड पर। अच्छा, उसके अलावा एक और कंट्री जिसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर स्कॉलरशिप्स विदाउट आइल्स, तो दैट इज इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में भी इसी तरह से जैसे मैंने साउथ कोरिया में बात की थी, तो इंडोनेशिया में क्या है कि एक तो गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, केएनबी स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली अगर आप स्क्रीन पर देखते हैं, ठीक है, तो 3 मार्च लास्ट ईयर ये ओपन हुआ था और 21 मार्च तक ओपन रहा था, ठीक है। तो इस साल भी राउंड अबाउट यही ड्यूरेशन होगी इसकी, और इसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स, ठीक है। और अदर देन दैट अगर आप गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप के अलावा देखें तो इंडोनेशिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी अपने स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं फुली फंडेड, तो आप लोग उनको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें भी आपको आइल्स वगैरह नहीं चाहिए, आप लोग सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास स्कॉलरशिप्स आ रहे हैं वो विद आइल्स वाले आएंगे, क्योंकि अब जो आइल्स के बगैर वाले थे वो मैंने स्टार्ट में कवर किए हैं। तो अभी जो स्कॉलरशिप्स मैं आपको शो करूंगा दैट आर दो स्कॉलरशिप्स जिसके लिए आपके पास आइल्स या कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। तो थाईलैंड में जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, ऑल्दो आपको कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी मिल सकती हैं कि जिसमें शायद आपको विदाउट आइल्स आप लोग अप्लाई कर सकें, बट ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज जितना मैंने देखी थी तो उसमें आपको आइल्स चाहिए। अब थाईलैंड का मैंने क्यों शो किया, क्योंकि इसमें भी नॉर्मली कंपटीशन काफी ज्यादा कम होता है इनकी यूनिवर्सिटीज में, तो अगर आपकी प्रोफाइल एक एवरेज प्रोफाइल भी है तो आपके इसमें सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, और इसमें भी आपको फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा यूनिवर्सिटी बेस्ड मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग थाईलैंड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली इसमें मैंने जैसे कि शुरू में मेंशन किया कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो मैंने देखी थी उनमें दे वर डिमांडिंग आइल्स, तो आपको आइल्स जो है वो इनके लिए नॉर्मली चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और कंट्री जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फर्दर, दैट इज मलेशिया। और इसकी जो स्कॉलरशिप है एक एमटीसीपी स्कॉलरशिप्स का आता है, और इसके लिए भी नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास सुपरवाइजर का जो है वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो जहां पर भी देखिए कोई भी कंट्री है, जब आपको सुपरवाइजर की अगर एक्सेप्टेंस चाहिए तो उसका तरीका वही होता है कि आप सबसे पहले गूगल पर जाएं सिंपली, ठीक है, आप उसकी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट को देखें, और वंस आप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जो है वो देख लेते हैं किन यूनिवर्सिटीज में आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, तो देन आप सिंपली प्रोफेसर्स ढूंढते हैं अपने रिसर्च एरिया से रेलिवेंट, और उनको आप ईमेल करते हैं, ईमेल एक अच्छा सा लिख के साथ अपनी सीवी अटैच करके भेजते हैं, और उसको उनको उस ईमेल में बताते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड टू परस्यू योर मास्टर्स और पीएचडी अंडर देयर सुपरविजन, और वंस वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं देन आप आगे फर्दर अपने जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है उसके लिए प्रोसीड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो एमटीसीपी स्कॉलरशिप है मलेशिया का, दैट इज आल्सो फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी, तो इसमें भी ऑब्वियसली केमिस्ट्री के काफी ज्यादा प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे मलेशिया में डिफरेंट रिसर्च एरियाज से रिलेटेड, तो इसको भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो मैंने स्टार्ट में भी नाम लिया था, ये स्कॉलरशिप भी करंटली ओपन है, जो कि यूरोप का आई वुड से द मोस्ट हाईली पेड स्कॉलरशिप है, ठीक है, बट आल्सो द मोस्ट competitive स्कॉलरशिप। इसमें अभी काफी सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनकी डेडलाइंस अभी जो है वो ओवर नहीं हुई है, ठीक है। तो इट मीन्स के आप इनके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनको कंसीडर कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली इसके लिए क्या है कि आपको जो आइल्स है वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। मोस्टली जो प्रोग्राम्स इस स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं
ठीक है। उनके लिए आप लोग विदाउट आइल्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इनमें नॉर्मली जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो कंपलसरी होती है, ठीक है। और बाकी अगर मैं डेडलाइंस की बात करूं तो इसमें आपको प्रोग्राम तो तकरीबन डिफरेंट फील्ड्स के मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा स्कॉलरशिप है ना कि जिसमें आपको आई थिंक कोई ऐसा फील्ड नहीं होगा जो इसमें आपको ना मिले, ठीक है। तो केमिस्ट्री के भी इसमें काफी सारे फील्ड्स आपको मिल जाएंगे। सिंपली आप लोग अगर एरास्मस के पोर्टल पर जाते हैं, ठीक है। मैं आपको शो कर देता हूँ किस तरह से। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ कैटलॉग, तो मेरे पास कैटलॉग आ जाएगा सिंपली। और यहाँ पर आप लोग सर्च आउट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर आप कीवर्ड्स एंटर कर सकते हैं डिफरेंट, और कीवर्ड्स आप लोग एंटर करने के बाद अगर सर्च आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक प्रोग्राम है, ठीक है। अब इरास्मस में यह है कि आपको हो सकता है एज सच वो जो प्रोग्राम का नाम है उसमें केमिस्ट्री ना आ रहा हो, ठीक है। बट हो सकता है वो स्टिल प्रोग्राम आपके रिसर्च एरिया से जो है वो रेलिवेंट हो। तो इसलिए आप लोग जिस भी एरिया में आप लोग रिसर्च कर रहे हैं या आपका एक्सपीरियंस है या आपने उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, कोई इंटर्नशिप की हुई है या जो भी किया हुआ है, आपका कोई ना कोई उससे अगर रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आप वो डिफरेंट कीवर्ड्स यहाँ पर सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग सिंपली प्रोग्राम की वेबसाइट पर जाकर फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उस प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसकी डेडलाइंस क्या हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको फर्दर प्रोग्राम्स में वंस यू विल गो टू देयर वेबसाइट तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। बट ऑब्वियसली इस स्कॉलरशिप के लिए आपको आइल्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी जो आती है आपकी, अगेन इसके लिए भी आपको आइल्स चाहिए, एंड द नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी इज टीजीजीएस दाद, ठीक है। इसमें यह है कि आपको सिर्फ 5 प्रोग्राम्स मिलते हैं जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो भी हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें केमिकल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम है, लेकिन यह है कि केमिकल इंजीनियरिंग में काफी सारी जो रिसर्च होती है, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली बिल्ड होती है साइंस पर, ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग की भी अगर आप रिसर्च देखेंगे ना तो वो काफी ज्यादा आपसे जो है वो अलाइन कर रही होगी, ठीक है। तो इसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पर। सिंपली अगर आप लोग टाइप करेंगे गूगल पर जाकर टीजीजीएस स्टार तो आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, और आप लोग सिंपली जाकर देख सकते हैं कि इसकी वेबसाइट पर कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं और उनका रिसर्च एरिया क्या है, और अगर वो आपसे किसी तरह अलाइनमेंट बन रही है इस प्रोग्राम की तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी डेडलाइन आपके पास जो है वो 31 मार्च है 2026। बट अगेन ये है कि इसके लिए भी आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो लाजमी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फर्दर कुछ स्कॉलरशिप्स अगेन इनके लिए भी आइल्स चाहिए और ये करेंटली ओपन है, ठीक है। एक आपके पास है केएफ यूपीएम का स्कॉलरशिप सऊदी अरेबिया में, ठीक है। इसमें आपको शो हो रहा है कि स्टार्ट जो है वो 23 नवंबर से ये ओपन हो गया था, एंड इसकी जो डेडलाइन है दैट इज 10 जनवरी, ठीक है। तो सिंपली आप लोग अगर सर्च करेंगे कि एफ यूपीएम ग्रेजुएट एडमिशंस, ठीक है, तो आप लोग इसकी वेबसाइट पर जाएंगे और आगे इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब इसमें क्या है कि आप लोग डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। आपको नॉर्मली मास्टर्स के लिए तो ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं देती है, लेकिन डायरेक्ट पीएचडी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर बैचलर्स डिग्री। तो देन आपको स्कॉलरशिप के लिए जो है वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो डेडलाइन है दैट इज 10 जनवरी, बट अगेन इस यूनिवर्सिटी के लिए भी आपको आइल्स चाहिए। एंड सिमिलरली अनदर अपॉर्चुनिटी इन सऊदी अरेबिया, उसमें है काउस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने जो स्नैपशॉट अटैच किया है उसमें आप लोग इसकी जो एडमिशन टाइमलाइन है बेसिकली वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कि इसकी जो राउंड 2 है, राउंड 1 की तो जो डेडलाइन थी, ठीक है, अगर हम देखें तो वो गुजर चुकी है, 1 अक्टूबर उसकी थी। बट राउंड 2 की जो डेडलाइन है, ठीक है, दैट वाज 17 जनवरी। तो इसमें मास्टर्स के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और सिमिलरली आप लोग पीएचडी के लिए भी अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है और ये काफी
हाईली पेड अपॉर्चुनिटी है, तो इसके लिए भी आप लोग इसको भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अभी आफ्टर गिविंग द ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जो कि अवेलेबल हैं, ठीक है, अभी मैं बात करूंगा कि नॉर्मली आपको डिफरेंट जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, उनके लिए कौन कौन से एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। ऑल्दो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं या किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, बट मोर और लेस जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी स्कॉलरशिप्स में आप लोग विदाउट पासपोर्ट जो है वो इवन के अपना अकाउंट भी नहीं बना सकते, ठीक है, तो पासपोर्ट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आपको अपनी एकेडमिक प्रोफाइल के लिए आपको एक सीवी चाहिए होता है, ठीक है, अच्छा सा, और अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो चाहिए होती हैं, ठीक है। बाज़ जगह पर आपके एफएससी और मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी वो डिमांड करते हैं, बट मोर और लेस आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। अदर देन दैट आपको पर्सनल स्टेटमेंट्स चाहिए, ठीक है, इसमें आपके लेटर्स ऑफ मोटिवेशन आ जाते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, जिसमें आप लोग नॉर्मली ये बताते हैं कि किस तरह से आपके जो प्रेजेंट या पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं बेसिकली वो प्रोग्राम से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आप क्यों इस प्रोग्राम में बेसिकली आना चाह रहे हैं। तो लेटर ऑफ मोटिवेशन एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये आपको मोस्टली स्कॉलरशिप में ये रिक्वायर्ड होता है, और कुछ जगहों पर वो इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के नाम से भी जो है वो डिमांड कर रहे होते हैं, बट मोर और लेस काफी हद तक सेम होती हैं चीजें। अच्छा, उसके बाद आपको लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स में चाहिए होता है। अब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सिंपली क्या है कि आपके प्रोफेसर्स जो हैं जिनके साथ आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है या आपने उनकी सुपरविजन में कोई काम किया हुआ है, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने अपना थीसिस किया है, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या है कि उसमें वो प्रोफेसर प्रॉपरली आपके लिए लाइक पूरा एक ओवरव्यू देगा आपकी प्रोफाइल का कि किस तरह से आप सुटेबल हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम जिसके लिए आप अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लैंग्वेज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का आपको या तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए होता है, ठीक है, अगर आप ऐसे स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करें जिनमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो नॉर्मली डिमांड करते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो आप अपनी सिंपली यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं, और कुछ स्कॉलरशिप्स में आपको ऑब्वियसली आइल्स जो है वो रिक्वायर होता है, ठीक है। और उसके अलावा साथ आप अपने जो डिफरेंट स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें आप लोगों के वर्क एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स आ सकते हैं, ठीक है, इसी तरह आपके अगर कोई फर्दर अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट्स हैं, आपने कोई सेमिनार लिया है या कोई वर्कशॉप ली है, तो आप उसके डिफरेंट जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी अटैच कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ऑलमोस्ट एनी स्कॉलरशिप जिसके लिए भी आप अप्लाई करें, ठीक है। बाकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ा बहुत वेरी कर सकती हैं, मिसाल के तौर पर कुछ स्कॉलरशिप्स में वो आपको लाइक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि मोटिवेशन लेटर इतने वर्ड्स का हो, इतने करेक्टर्स का हो, इतने पेजेस का हो, तो वो चीज़ें साथ साथ आती रहती हैं, बट ये है कि मोर और लेस यही चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। अब इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में, वो आपकी एक तो सीवी है, ठीक है, क्योंकि देखिए सीवी में आप लोग बेसिकली क्या शो करते हैं कि आपका जितना भी पास्ट है ना, और इवन के प्रेजेंट भी, कि आप अभी क्या कर रहे हैं करेंटली, तो वो सीवी में शो हो रहा होता है, ठीक है। उसकी समझ लें कि एक आपकी शुरू से लेकर एंड तक उनको पता चलता है कि आप लोगों के क्या प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है, और आप लोगों ने कौन से कोर्सेज किए या क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने, और कौन कौन से आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए, ठीक है, आपकी सारी जो एक ओवरऑल प्रोफाइल का ओवरव्यू है वो उन्हें सीवी के थ्रू मिल रहा होता है। फिर सेकंड पे एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि मेरे ख्याल में ये सीवी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, दैट इज योर लेटर ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, क्योंकि लेटर ऑफ मोटिवेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि मोस्टली जो आपका एडमिशन या स्कॉलरशिप का डिसीजन होता है वो इस चीज पे काफी ज्यादा बेस कर रहा होता है, और अगर ओवरऑल आपकी सिलेक्शन में इसकी परसेंटेज भी देखी जाए तो अक्सर स्कॉलरशिप में इसकी परसेंटेज जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपका इंटरव्यू है, कि ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स जो हैं मेजॉरिटी उनमें ये होता है कि वंस आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो जो स्टूडेंट्स इस शॉर्ट लिस्टिंग वाले फेज से गुजरते हैं उनका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर योर सिलेक्शन, और आल्सो द लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन के जो आप अपने प्रोफेसर से जो है वो बनवाते हैं। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कह लें कि मैटर कर रहे होते हैं फॉर योर एडमिशन और फॉर योर स्कॉलरशिप प्रोसेस। तो इस पे आप लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा इन पे टाइम लगाएंगे और जितना ज़्यादा उनको रिफाइन करेंगे, तो उतने ही आपके जो सिलेक्शन चांसेस हैं वो
इंक्रीज होते जाते हैं। अब मैंने शुरू में भी ज़िक्र किया था कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि हम लोगों ने जो सेशंस थे बेसिकली, वो हम लोगों ने स्टार्ट किए थे आई थिंक इन सितंबर, ठीक है? तो हम लोगों ने बैच 1 जो है उसमें कुछ स्टूडेंट्स के रजिस्टर किया था स्पेशलाइज़्ड वर्कशॉप के लिए, ठीक है? इसी तरह फिर बैच 2 में कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमें जॉइन किया, ठीक है? तो अभी हम लोग वर्कशॉप में बेसिकली होता क्या है? अब देखें, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको यहाँ पर शो किए, ठीक है? अब ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन या रिजेक्शन है, वो इन डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है? देखें, इंटरव्यू जो है वो एक सेकंड फेज़ आता है मोस्टली स्कॉलरशिप्स में। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं बने हुए, तो आप लोग फर्स्ट फेज़ से ही आउट हो जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स पर मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों ने शुरू में भी 2 वर्कशॉप्स ऑफ़र किए थे, और अभी मोस्ट प्रोबेबली इन जनवरी हम लोग एक और वर्कशॉप ऑफ़र करने का सोच रहे हैं ऑन डॉक्यूमेंट्स राइटिंग। तो वर्कशॉप में नॉर्मली होता क्या है बेसिकली, कि हम लोग डिफरेंट सेशंस अरेंज करते हैं, लाइव सेशंस, जिसमें हम लोग सीवी, मोटिवेशन लेटर, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन और डिफरेंट जो गाइडेंस सेशंस हैं, वो साथ अरेंज कर रहे होते हैं। अब इन सेशंस में क्या होता है कि हम लोग विद एग्जांपल्स शो कर रहे होते हैं कि किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट बनाने हैं, ठीक है? किस डॉक्यूमेंट में आपने क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ ऐड नहीं करनी, ठीक है? तो इसकी मज़ीद डिटेल जो वर्कशॉप की है, वो भी आपको चैनल पर कुछ दिनों में मिल जाएँगी। बट नॉर्मली इसमें क्या होता है कि सीवी राइटिंग वर्कशॉप होती है, ठीक है? इसी तरह से मोटिवेशन लेटर्स की, इसी तरह से लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन की वर्कशॉप्स होती हैं, एंड अदर देन दैट कुछ गाइडेंस सेशंस होते हैं, जिसमें जो भी आपकी लाइक क्यूरीज़ होती हैं या कोई क्वेश्चंस होते हैं या कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो वो भी क्लियर कर दी जाती हैं रिगार्डिंग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए होते हैं फॉर अप्लाइंग टू डिफरेंट स्कॉलरशिप्स, ठीक है? अच्छा, अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने फॉर्म से लिए थे, तो मैं पहले ये आंसर कर दूंगा, ठीक है? उसके बाद फर्दर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग लाइव ले लेंगे। अच्छा, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन मुझे शो हो रहा था, इसमें कुछ मैंने ऑब्वियसली स्किप भी किए हैं जो कि मुझे लग रहा था कि कवर हो जाएंगे इनमें। तो कैन वी डू अ सेकंड मास्टर्स डिग्री? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आप लोग सेकंड मास्टर्स डिग्री ज़रूर कर सकते हैं, अगर आप एडमिशन कमेटी या स्कॉलरशिप कमेटी को ये जस्टिफाई कर सकें कि आप सेकंड मास्टर्स क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है? पहले मास्टर्स में ऐसी क्या चीज़ मिसिंग थी, या ऐसी क्या चीज़ आप नहीं सीख सके कि आप अब एक सेकंड मास्टर्स डिग्री करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये आपने अच्छे से अगर जस्टिफाई कर देते हैं, तो देन ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सारे अपने सीनियर्स देखे हैं जो कि सेकंड मास्टर्स कर रहे हैं और फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, इज़ आइल्स रिक्वायर्ड और नॉट? तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए या किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? आप इस तरह से डायरेक्टली नहीं कह सकते कि इसके लिए आइल्स चाहिए या इसके लिए नहीं चाहिए। आपको डिपेंडिंग अपॉन किस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, या किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, या किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ वेरी कर सकती है और ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन मैंने शुरू में जैसा कि शो किया था, कुछ स्कॉलरशिप्स थे जो विदाउट आइल्स थे। तो ऑब्वियसली उनमें आप लोग विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे तुर्की का स्कॉलरशिप था, हंगरी का था, इस तरह इंडोनेशिया में, चाइना में और थाईलैंड में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं विदाउट आइल्स वाली। तो उनको आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग विदाउट आइल्स अप्लाई करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ नेटवर्किंग प्लेज रोल इन सिक्योरिंग एनी स्कॉलरशिप? अच्छा, नेटवर्किंग का मेरे ख्याल में आपको फ़ायदा इस सेंस में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके लिंक्डइन पे कनेक्शंस अच्छे हैं, ठीक है? तो एक तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपने रेलेवेंट लोगों से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो अगर वो कोई भी स्कॉलरशिप आता है तो उसका आपको नोटिफ़िकेशन ऑटोमैटिकली लिंक्डइन का जो एल्गोरिदम है, वो आपके सामने वो पोस्ट ले आता है। अब कुछ स्कॉलरशिप्स होते हैं जो इस तरह से ना हर साल आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्कॉलरशिप्स होते हैं जो कि जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं वो पोस्ट कर रहे होते हैं लिंक्डइन वगैरह पे, ठीक है? तो इस सेंस में आपको लिंक्डइन हेल्प कर सकता है। और दूसरा, आई आल्सो नो वन ऑफ द सीनियर फ्रॉम प्यास के जिसका आई थिंक लिंक्डइन से ही स्कॉलरशिप हुआ था, आई गेस साउथ कोरिया में। तो ऑब्वियसली नेटवर्किंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन आल्सो द फाइंडिंग स्कॉलरशिप एंड मे बी अप टू सम एक्सटेंट इन सिक्योरिंग स्कॉलरशिप।
अच्छा, एक और स्टूडेंट था, उसके क्वेश्चन था कि हैव नो रिसर्च इन बीएस। एक्सक्यूज मी उस्मान, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ ये जी जी नेटवर्किंग वाले में। जी हाँ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ऐसा होता है ना कि नेटवर्किंग से आपको जो सबसे बड़ी हेल्प मिलती है, जैसे उस्मान ने बता भी दिया कि आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ऐसे होते हैं कि आपको पता भी नहीं होता, लेकिन नेटवर्किंग से आप उनको अनटैप कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि आप लोगों ने जैसे देख लिया कि ये स्कॉलरशिप्स का ओवरऑल जो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि हर बंदा ना हर फील्ड में एक एक्सपर्ट होता है। तो अगर आपकी पहुंच या आपके कनेक्शंस में वो लोग हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी स्कॉलरशिप को अवेल कर चुके हैं या किसी प्रोग्राम में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, तो उनके पास वो एक्सपीरियंस होता है, उनके पास वो इंफॉर्मेशन होती है कि वो आपको कहीं और किसी भी और जगह से आपको नहीं मिल सकती। ठीक हो गया। जैसे अगर हम मिसाल के तौर पे इस वाले स्कॉलरशिप की बात करें, इरास्मस की बात करें, तो जैसे मैं हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो ऑलरेडी इरास्मस अवेल कर चुके हैं। तो अब इरास्मस के बारे में और या किसी खास स्पेसिफिक प्रोग्राम के बारे में वो आपको वो वाली सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो आपको वेबसाइट या कहीं से भी आपको नहीं मिलेगी। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आपके सिलेक्शन को ना वो बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं। ठीक हो गया। जैसे आप उस्मान की एग्जांपल दे दे, तो अगर आप फ्रांस में अगर आप अप्लाई करते हैं, तो इनसे ज्यादा मिसाल के तौर पे अगर आप किसी ऐसे बंदे से या किसी कंसल्टेंट से पूछते हैं पाकिस्तान में जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक हो गया, तो वो आपको वो वाली इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो ओवरऑल जो आपकी एक नेटवर्किंग है, आप कोशिश करें कि आप उन लोगों को रीच आउट करें सिस्टमैटिकली, इंटेंशनली, कि जो ऑलरेडी उन प्रोग्राम्स में उन स्कॉलरशिप्स को अवेल कर चुके हैं, प्रोग्राम्स में इनरोल्ड हैं, जिनका कोई ना कोई एक्सपीरियंस है। ऐसे किसी भी एक रैंडम बंदे से जिसको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है और वो खुद उस अपॉर्चुनिटी को अवेल उसने नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, एक रेड मार्क है कि जिसको आप लोगों ने अवॉइड करना है। ठीक है। तो हमेशा अगर आप लोगों ने नेटवर्किंग के थ्रू या किसी न किसी बंदे से इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो उस बंदे से ले जो ऑलरेडी अवेल कर चुका हो। तो ये मेरी थोड़ी सी एडिशन थी इसमें। प्लीज कंटिन्यू इसमें। थैंक यू आसिफ भाई। अच्छा, तो नेटवर्किंग का वासिफ भाई ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हैव नो रिसर्च इन बीएस। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैंने शुरू में बताया ना कि अभी जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती जा रही हैं। ठीक है। तो अगर आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, देखें, आप लोगों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए होंगे ना सेमेस्टर्स में। ठीक है, जिसको नॉर्मली कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के नाम से भी अक्सर यूनिवर्सिटीज में कहते हैं, या फिर पीबीएल्स, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग्स के नाम से भी जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में करवाए जाते हैं। तो आप लोग उन प्रोजेक्ट्स को अपनी सीवी में या मोटिवेशन लेटर में अच्छे तरीके से वो मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह से वो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, या इवन कि अगर आपकी कोई इंटर्नशिप भी है, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं विद प्रोग्राम। तो नॉर्मली ये है कि आपने किसी ना किसी तरह अपने जो प्रेजेंट और पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपने बेसिकली कनेक्ट करने होते हैं विद प्रोग्राम। अगर फिर भी आप ये समझ रहे हैं कि आपका स्टिल इतना ज्यादा वो नहीं बन रहा, तो देन एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि आप लोग सिंपली एक रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है। रिव्यू आर्टिकल लिखने के लिए आपको कोई एज सच लैब नहीं चाहिए। सिंपली आप लोग लैपटॉप ऑन करें और रिसर्च करें। ठीक है। यूट्यूब पे भरी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, काफी सारी वीडियोस के किस तरह से रिव्यू आर्टिकल लिखा जाता है। और आपने जिस एरिया में आगे जाना है, ठीक है, जिस एरिया को आप परसू करना चाह रहे हैं या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप सिंपली क्या करें कि उसके हवाले से अपनी जो है वो रिसर्च करें कि किस तरह से किस टॉपिक में आप लोग वो रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं। तो उससे भी आपकी प्रोफाइल काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं अगर आपका जो है वो बैचलर्स में कोई ऐसा इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है या इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट, केमिस्ट्री करियर। अच्छा, केमिस्ट्री करियर के हवाले से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जितना मुझे पता है, नॉर्मली पाकिस्तान में तो आई थिंक इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। ठीक है। नॉर्मली मैंने जितना केमिस्ट्री के जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने बीएस केमिस्ट्री मिसाल के तौर पर किया होता है, तो नॉर्मली या तो वो किसी इंडस्ट्री में अगर जाएं, तो वो एक तो इंडस्ट्री लेती भी बहुत कम, उसमें है बहुत कम नंबर होता है उनका, क्योंकि वो जस्ट अगर कोई सैम्पलिंग करनी है किसी चीज़ की, तो वो जस्ट एक या दो बंदे होते हैं केमिस्ट्री वाले जो कि सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। तो इंडस्ट्रीज में ऑब्वियसली वो अगर एक या दो बंदे पूरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो फिर जाते नहीं है वहां से इंडस्ट्री से, और कोई ऐसा नई सीट या नई वैकेंसी जो होती है वो भी ऐसा क्रिएट नहीं होती।
तो मजबूरन फिर लोग क्या करते हैं कि उन्हें टीचिंग में आना पड़ता है। तो मेजॉरिटी हम लोग भी देखते हैं कि लोग जो है वो कोई कॉलेज में टीच कर रहा होता है या कोई स्कूल में टीच कर रहा होता है, ठीक है? तो इस तरह से लोग जो है वो कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि अगर मैं अब्रॉड की बात करूँ या स्पेसिफिकली यूरोप की बात करूँ, तो यहाँ पर जो रिसर्च है वो काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड होती है इंडस्ट्री से, ठीक है? इवन के जो प्रोजेक्ट्स भी आ रहे होते हैं वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग केमिस्ट्री के करियर की अगर मेरे से पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर यूरोप, तो इसमें ये है कि आप लोग ये कर सकते हैं कि आगे या तो आप एकेडेमिया में जा सकते हैं, ठीक है? यानी कि आप एज़ अ प्रोफेसर आप आगे काम कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपका एकेडेमिया साइड पे इंटरेस्ट है। बट अदर देन दैट अगर आपका एकेडेमिया में इतना ज़्यादा जाने का नहीं है, तो यहाँ पर डिफरेंट जो R&D कंपनीज़ हैं, ठीक है? इवन कि यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं या जो कंपनीज़ होती हैं, उनमें भी R&D डिपार्टमेंट्स होते हैं और इवन के कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो कि प्योर R&D बेस्ड होती हैं, ठीक है? तो उन ऑर्गेनाइज़ेशंस में आप लोग जो है वो जा सकते हैं, ठीक है? तो ये आप मेरे जो एक्सपीरियंस था ओवरऑल इस हवाले से वो मैंने बता दी है केमिस्ट्री के करियर के हवाले से। नेक्स्ट इज़ कि हाउ मच डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन फॉरेन? अच्छा अब ये चीज़ ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर्वाइवल स्किल्स जो है ना वो ढूंढ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको चाहिए होंगे। खैर आप आंसर कर दे, फिर मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर हाँ, कर फिर आप देता ओके। अच्छा, हूँ। कर दे। फिर वासिफ भाई भी करेंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर क्योंकि उन्हें मेरे से ज़्यादा टाइम हो गया। अच्छा, तो हाउ मच डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन फॉरेन? तो देखिए हर जगह के ना अपने स्ट्रगल्स होते हैं, ठीक है? पाकिस्तान में अपने स्ट्रगल्स हैं और अगर आप किसी और कंट्री में स्टडी के लिए जा रहे हैं या आप लोग सोच रहे हैं कि मैं आगे जाकर वहाँ पर जॉब करूँगा या जो भी करूँगा, तो हर जगह के अपने स्ट्रगल्स होते हैं। अब ये आपने चूज़ करना है कि आप किस वाली स्ट्रगल को प्रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है? यस। अब यहाँ पर यूरोप में भी स्ट्रगल्स हैं, नो डाउट। आपको सबसे बड़ा तो आई थिंक जो स्ट्रगल होता है वो आपको खाने का होता है, ठीक है? फिर होम सिकनेस भी आपको हो रही होती है। तो ये स्ट्रगल्स जो हैं वो बज़ाहिर शायद छोटे लगते हैं लेकिन ऑब्वियसली ये हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आप काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय भी करते हो। आप जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने कहीं घूमने जाना है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, आप फ़ौरन से निकल जाते हो, ठीक है? और मतलब बेसिक ह्यूमन राइट्स आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना वो नज़र आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें भी फिर आपकी वो काफ़ी ज़्यादा अक्सर प्रायोरिटीज़ में आ जाती हैं मेरे ख़्याल में। अभी मैं वासिफ़ भाई को बोलूँगा कि वो शेयर करें। अच्छा, ये काफी एक यूं समझिए कि काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जब आप अपने मुल्क से बाहर जाते हैं, अपने घर से बाहर रहना शुरू करते हैं, ठीक है, हो गया। एक तो कुछ लोगों का ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, अपने शहर से दूर दूर किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए तो आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ ज्यादा उनको डिफरेंस फील होगा। लेकिन मैं उसको सीधा सीधा अगर रैप अप कर दूं इसको दो चार लाइनों में, तो सबसे पहले जो आपको एक शौक लगता है वो आपको एक कल्चरल शौक जरूर लगता है, ठीक हो गया। कल्चरल शौक से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप कपड़े पैसे कैसे पहनते हैं, आप खाना कैसे खाते हैं, जो है ना, ये छोटी छोटी चीजें जो हमने कल्चर के तौर पे उनको एसोसिएट किया हुआ है। इससे एक बहुत ही ब्रॉडर कंटेक्स्ट में ना हम बात करते होते हैं कि जैसे आप किसी से बात कैसे करते हैं, आप किसी को इनवाइट कैसे करते हैं, आप किसी के साथ जब बैठे होते हैं तो उनको कोई चीज एक फूड ऑफर कैसे करते हैं। ये बहुत छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना, मिसाल के तौर पे जोक्स जो है ना कैसे क्रैक करते होते हैं, मजाकिया बातें कैसे करते होते हैं, ये बहुत बेसिक बेसिक जो चीजें होती है ना कभी कभार बहुत ज्यादा ट्रिगर कर जाती है इंसान को। और हमने भी ये फेस किया हुआ है, ऑफ कोर्स लोग फेस करते होते हैं। तो कभी कभार ये बहुत ज्यादा हार्ट रेंचिंग भी होता है, लेकिन ये जो एक ओवरऑल एक कल्चरल शॉक जो है ना ये लगता है। बट इट्स अ टेम्परेरी थिंग, यू नो। once you start living here, so you will realize that it's way easier to manage this shock। और थोड़ा सा होने के बाद आप फिर इन लोगों में घुल मिलना शुरू कर देते हैं, तो आपको कोई एज सच पर इस तरह फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। दूसरा जो आपको एक शौक लगता है एज ए मजलम, अगर हम कहें कहें कि चूंकि हम मुसलमान हैं, तो हमें जो एक शौक लगता है वो ये है कि एक तो हमारा खाने का जो एक हलाल हराम का जो एक पूरा कंसेप्ट है और उसकी पूरी एक जो हमारी एपिस्टेमोलॉजी में सारी की सारी एक टीचिंग्स है, तो वो काफी आपको यहाँ पे तंग करेंगे, टीज करेंगे, क्योंकि सारी बात आप ऐसी जगह पे कभी जाएंगे कि जहाँ आपको हलाल गोश्त नहीं मिलता, ठीक हो गया, तो आप फिर क्या करेंगे। जैसे अभी मैं पोलैंड पोजनान में हूँ, तो यहाँ पे
एक ही मस्जिद है, पूरे शहर में एक ही मस्जिद है। और वो भी किसी एक तुनिसिया का एक बंदा है जिसने अपने घर में बेसमेंट में बनाया। तो लाइक आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं ना कि ये वाला अगर कोई बहुत ज्यादा रिलीजियस को फॉलो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उनमें से एक हूँ, तो उनको ये शौक जरूर लगता है कि जैसे आपको जुम्मा पढ़ने के लिए भी ना ट्रेनों में घंटा घंटा 1.5 घंटा दूर जाना पड़ता है, ठीक है, और कभी कभार ये बहुत ज्यादा हेक्टिक भी हो जाता है। इसके अलावा आपका ओवरऑल जो आपको एक फीलिंग आती है, वो स्ट्रगल ये है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा ना लोनलीनेस हो जाती है इंसान को, ठीक है, शुरू शुरू में, क्योंकि यहाँ पे आम लोग भी वैसे ही रह रहे होते हैं। तो हम चूंकि पाकिस्तान में एक सोसाइटल इंटेंगलमेंट इतनी ज्यादा है कि लोग एक दूसरे के साथ ना बहुत ज्यादा जॉइंटली रह रहे होते हैं, और एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एक शेयरिंग का वो एक सिस्टम हमारे यहाँ बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। तो चूंकि यूरोप में ऐसा है नहीं, तो ये आपको लगता है। बट पॉइंट ये है कि ये स्ट्रगल्स हम क्यों बर्दाश्त करें, ठीक हो गया। ये आपने चूंकि देखे अपने हम अपने अपने जो गोल्स होते हैं और आपने जो कुछ अपने लिए अचीव करना होता है, उसको आपने वे डाउन करना होता है कि कौन सी चीज मेरे लिए बेस्ट है, कौन सी नहीं है। तो आपके ये जो सारी चीजें ये आपकी बैरियर्स है, बेसिकली ये रुकावटें हैं, ठीक हो गया। आपने इनको ओवरकम करके अपने गोल्स को अचीव करना होता है। तो यूरोप में रह के गोल्स को अचीव करना, यहाँ पे रोना, यहाँ पे सड़कों पे क्राई करना और गम से ये सारी चीजें बर्दाश्त करना, इससे ये वे बेटर है कि आप पाकिस्तान में रहें या वहां पे सर पीटे, ठीक हो गया। तो किसी यहाँ पे आके किसी फ्रांस की गली में या कोई पेरिस की गली में अगर आपको बहुत ज्यादा होम सिकनेस फील हो रही है और आप एक टेबल पे बैठ के जो है ना एक कॉफी पी रहे हैं और रो रहे हैं, तो ये काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, बजाय ये कि आप जो है ना नॉर्थ नाजिमाबाद में बैठ के जो है ना लोगों की तू तड़ाक सुने, ठीक हो गया। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दे दी। हमेशा जो है ना आप चीजों को ना वे डाउन करें, लेकिन ओवरऑल अगर मैं इसको रैप अप करूं, आपको फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। आप यहाँ पे आते बिल्कुल एक नई दुनिया एक एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ होगा, ठीक हो गया। दैट्स इट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच फील्ड ऑफ केमिस्ट्री हैज बेटर अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेन कंट्रीज। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरा नहीं ख्याल एज सच कोई स्पेसिफिक फील्ड मुझे या किसी भी पर्सन को मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर ना आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते स्पेसिफिकली कि ऑर्गेनिक का स्कोप है और इनऑर्गेनिक का नहीं है। देखिए, अगर वो साइंस की कोई स्पेसिफिक ब्रांच है ना और वो एग्जिस्ट करती है, तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई रोल है, ठीक है। ऐसी चीज नहीं है कि उसका शायद स्कोप नहीं है या अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये चीज कहना कि एक का स्कोप है या एक का नहीं है, तो इट इट वेरीज एंड इट डिपेंड्स अलॉट कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में। तो नॉर्मली ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इंसान को अपने इंटरेस्ट के साथ जाना चाहिए। अगर आपका जिस भी एरिया में इंटरेस्ट है, अगर आप उसमें उसको वाकई आप उसके बारे में पैशनेट हैं और आप उसमें काम करना एंजॉय करते हैं, तो देन आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उसमें मिल जाएंगी होपफुली, ठीक है। अच्छा, इज इट पॉसिबल टू अटेंड स्कॉलरशिप विदाउट आइल्स एंड रिसर्च पेपर? तो ये आई थिंक मैंने ऊपर कवर कर दिया है कि हाँ। अच्छा, रिसर्च पेपर का है, तो रिसर्च पेपर के बगैर ऑब्वियसली स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, ठीक है। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपका रिसर्च पेपर है तो ऑब्वियसली वो आपकी प्रोफाइल में एक प्लस पॉइंट हो सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंपलसरी चीज है और इसके बगैर जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, ठीक है। तो आप लोगों को रिसर्च पेपर के बगैर स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं, फुली फंडेड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीजीपीए के बारे में है। अच्छा, आई एम एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप इन यूरोप फॉर मास्टर स्टडी। अच्छा, अब इसमें यह है ना कि सीजीपीए की रिक्वायरमेंट जो है वो एज सच नॉर्मली स्कॉलरशिप्स में मेंशन तो नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हर गुजरते दिन के साथ क्या हो रहा है कि स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मजीद कम्पेटिटिव होते जा रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी प्रोफाइल में बाकी सारी चीजें मोर और लेस सेम है, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे बने हुए हैं, सीवी, मोटिवेशन लेटर, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, सारी चीजें अच्छी बनी हुई हैं। अब सीजीपीए एक का 2.8 है मिसाल के तौर पर, और एक का जो है वो 3+ है।
तो आप खुद सोचें कि वो किसको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली 3+ वाले को ना, क्योंकि अब डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो ये रह गया। बट ये चीज आपको अप्लाई करने से नहीं रोकनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों का अगर सीजीपीए बहुत ज्यादा नहीं भी है तो आप लोग स्टिल अप्लाई करें और अपनी प्रोफाइल के जो बाकी पॉइंट्स है ना उन पर वर्किंग करें। अब देखिए सीजीपीए जो आपका है वो आ चुका है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग अपनी प्रोफाइल के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जैसे आपकी सीवी है, आप उसको इतना स्ट्रांग बना लें कि आप बाकी कैंडिडेट से compete कर सकें। आप अपने मोटिवेशन लेटर को इतना अच्छा बना लें, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस इतना अच्छा और इतना रेलिवेंट बना लें कि वो आप लोग को compete करने के काबिल बना दे बाकी उन एप्लीकेंट से जिनका सीजीपीए बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग लाइक रिव्यू आर्टिकल मैंने एक बताया था, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर आप एक रिव्यू आर्टिकल लिख लेते हैं, उसके लिए आपको एज सच ना कोई लैब चाहिए ना कुछ चाहिए, सिंपल आपने कंप्यूटर पर बैठकर काम करना है। तो वो उसके थ्रू आपकी प्रोफाइल में एक वो समझ लें कि एक प्लस पॉइंट आ जाता है। तो इस तरह से कोशिश करें कि आप लोग अपनी प्रोफाइल में अगर आपका सीजीपीए कम भी है ना, तो आप लोग डिफरेंट जो प्लस पॉइंट्स है वो ऐड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, बट अप्लाई जरूर करें। ठीक है, आपका कम सीजीपीए है इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल अप्लाई करना ही छोड़ दें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था ब्लॉक अमाउंट से रिलेटेड। अच्छा, ब्लॉक अमाउंट जो है ना, या बैंक स्टेटमेंट अगर जो है जिस जो भी क्वेश्चन था आपका, इससे जो भी मुराद था, तो नॉर्मली अगर आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप है ना, बाय फुली फंडेड स्कॉलरशिप मेरा मतलब ये है कि उसमें आपकी ट्यूशन फी भी कवर हो रही है। ठीक है, उसमें आपका एयर टिकट्स वगैरह भी कवर हो रहे हैं। ठीक है, और आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो भी कवर हो रहे हैं। अगर ये सारी की सारी चीजें कवर हों तो उस स्कॉलरशिप को हम कहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप। तो नॉर्मली फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए आपको ब्लॉक अमाउंट या बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। ठीक है, हाँ, अगर आपका पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप है, मिसाल के तौर पर एक ऐसा स्कॉलरशिप है जो जस्ट आपकी ट्यूशन फी को कवर कर रहा है, ठीक है, आपके लिविंग एक्सपेंसेस को कवर नहीं कर रहा, तो वो ब्लॉक अमाउंट या बैंक स्टेटमेंट जो आप शो करवा रहे होते हैं वो बेसिकली इसलिए होती है कि आपके पास इतने एक्सपेंसेस हैं कि वहां पर आप लोग अपना जो महीने का खर्चा है या जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं आपके, वो आप बर्दाश्त कर सकें। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ बैंक स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक अमाउंट। ठीक है, तो अगर आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप है देन आपको ब्लॉक अमाउंट की या बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। आफ्टर 5 years ऑफ गैप इज दिस पॉसिबल टू गेट अ स्कॉलरशिप? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, काफी सारे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका इवन के इससे भी ज्यादा गैप था। ठीक है, बट स्टिल दे मैनेज टू गेट फुली फंडेड स्कॉलरशिप। बट ये है कि आपने उस गैप को शो करना है कि अगर आपका 5 साल का गैप था तो उसमें आपने क्या किया। ठीक है, आपने ये चीज शो करनी है। मिसाल के तौर पर आपका कोई ना कोई वर्क एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, या कोई ऐसी चीज होगी जो आप उनको शो कर सके, यानी कि वो उनको ये फील ना हो कि आपने ये 5 साल जाया किए, बल्कि आपने उनको ये इंश्योर करवाना है कि आपने इन 5 सालों में अपनी मेहनत की है और इनको प्रोडक्टिव बनाया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपका गैप है, चाहे वो 5 साल के जितने भी ईयर्स के, आपने उसको कवर करना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सपोज वी डोंट गेट द स्कॉलरशिप, व्हाट शुड बी आवर सेकंड प्रायोरिटी, हाउ कैन वी स्टिल एक्सेल स्टेइंग इन पाकिस्तान? अच्छा, मेरे ख्याल में तो ये है कि अगर आपको एक दफा नहीं मिला तो आप दोबारा ट्राई करें। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती है। बट बिफोर ट्राइंग अगेन अपना एक दफा ना वो मुहासबा जरूर करें कि मेरी प्रोफाइल में ऐसी क्या चीज है जो इम्प्रूव हो सकती है। मैंने शुरू में भी इस चीज पे बात की कि सीजीपी आपकी प्रोफाइल का एक पार्ट है। ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट आप अपने रिसर्च एक्सपीरियंस में बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। आप डिफरेंट पाकिस्तानी प्रोफेसर्स के साथ मिलकर रिसर्च पेपर्स लिख सकते हैं। ठीक है, आप जिस प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं उसके रेलिवेंट लैब एक्सपीरियंस जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मजीद अपनी सीवी पे वर्किंग कर सकते हैं, अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन पे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस पे वर्किंग कर सकते हैं। आप लोग डिफरेंट जॉब एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों का फोकस होनी चाहिए कि अगर फर्स्ट टाइम आपको चीज नहीं मिली तो आप जिन एरियाज में आपकी वीकनेसेस फील हो रही हैं, ठीक है, उनको इम्प्रूव करें। और सेकेंडली, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या अपनी जो प्रोफाइल है ना, उस पे अपनी जो फील्ड के सीनियर्स हैं उनसे लाजमी सजेशंस लिया करें। ठीक है, क्योंकि वो उसी पाथ पे गुजर के आए होते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल में क्या चीज ऐड हो जाए
तो आपकी प्रोफाइल बेहतर हो जाएगी और आप जो है वो इस कंपटीशन में इन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में आप लोग कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप लोग बिल्कुल नाउमीद हो जाएं। ठीक है, ट्राई करना आप कभी ना छोड़ें मेरे ख्याल में। हाउ इजीली गो अब्रॉड फॉर स्टडिंग ऑन अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। अच्छा, ये इसमें क्वेश्चन उल्टा उल्टा पूछना चाहिए था। हाउ इजीली हाँ, गो अब्रॉड फॉर स्टडिंग ऑन अ I will be going abroad on a fully funded scholarship. इजी तो खैर मैं नहीं बोलूंगा, मतलब एडमिशन पे जाना तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट फुली फंडेड स्कॉलरशिप में क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो इस वजह से कुछ स्कॉलरशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होते हैं, और कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं होते। ठीक है, जिनमें सीट्स ज़्यादा होती हैं या स्पेसिफिक कोटा होता है स्टूडेंट्स का, तो उनमें इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। जैसे हंगरी का स्कॉलरशिप है ना, तो उसमें क्या फ़ायदा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की स्पेसिफिक सीट्स हैं, और इवन के पाकिस्तान का भी एक स्पेसिफिक कोटा है ना उसमें, कि 200 बैचलर की सीट्स हैं, 100 मास्टर्स की सीट्स हैं। तो उसमें जो स्टूडेंट नॉर्मली, जो उसका एक प्री रिक्विजिट मैंने बताया था, हैट या यू सेट का जो टेस्ट है, तो उसमें जो स्टूडेंट अच्छा स्कोर ले लेता है और डॉक्यूमेंट्स भी मतलब बहुत ज़्यादा आला वाले ना भी हूँ लेकिन गुजारे लायक हूँ, तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, उनको ये स्कॉलरशिप मिल जाता है हंगरी वाला। तो जो ज़्यादा कम्पेटिटिव स्कॉलरशिप है, ठीक है, उनमें तो थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है क्योंकि सीट्स कम है और एप्लीकेंट ज़्यादा हैं। बट ये है कि हर स्कॉलरशिप के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको टाइम देना पड़ता है। ठीक है, जब तक आप टाइम नहीं देंगे तब तक नहीं पॉसिबल। अच्छा, इसके बाद हम लोग मज़ीद क्वेश्चंस भी ले लेंगे, बट जस्ट टू कंक्लूड टुडेज़ सेशन, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि आप लोगों ने जल्दी स्टार्ट लेना है। ठीक है, जितना आप लोग जल्दी स्टार्ट लेंगे ना, उतना ही आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, उतना ही आप लोगों के पास टाइम होगा और आप लोग बेहतर तरीके से या स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने किसी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना। ठीक है, बाय शॉर्टकट आई मीन आजकल बहुत सारे एआई सोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, चैट जीपीटी वगैरह एआई टूल्स। अब कुछ जगहों पर तो आप उन टूल्स का बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे किसी कंट्री के स्कॉलरशिप की गाइड चाहिए, तो मैं चैट जीपीटी पे जाके पूछ सकता हूँ, ठीक है, कि मुझे इस कंट्री के स्कॉलरशिप्स के बारे में बता दो। तो ये उसका एक पॉजिटिव यूज है, आप उसको जरूर यूज करें अपनी इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। बट उसका अगर आप नेगेटिवली यूज करेंगे, मिसाल के तौर पर आप उसको प्रोग्राम का नाम दे रहे हैं और आप उसे बोल रहे हैं राइट अ मोटिवेशन लेटर फॉर दिस प्रोग्राम, तो उससे बात नहीं बनने वाली। ठीक है, जब तक आप अपना सर नहीं खपाएंगे ना, तब तक आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आपको खपना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये कि आपको खपना पड़ेगा, जब तक आप लोग खपेंगे नहीं तब तक नहीं कुछ बनने वाला। ठीक है, उसके बाद सेल्फ एक्सप्लोरेशन की आदत डालें। ठीक है, जितना ज्यादा आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग सीखेंगे। ठीक है, गूगल जो है उस पे आप लोग कुछ भी टाइप करें। अभी मैंने आपके सामने 2-3 स्कॉलरशिप्स के जो सिर्फ कीवर्ड्स थे वो टाइप किए थे। ठीक है, तो मेरे सामने उनकी सारी डिटेल्स जो है वो आ गई थी। ठीक है, उसमें अगर एक स्टूडेंट है वो वाकई सीरियस है स्कॉलरशिप पे जाने के लिए, तो उसको ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन करनी होगी। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा ये नहीं करना कि सब कुछ आपको जो है वो फीड किया जाएगा ना। आप लोगों ने सिंपली कोई स्कॉलरशिप, आपको एक पाथ अगर कोई बंदा दे रहा है, तो अब उस पाथ पे आप लोगों ने खुद चलना है। ठीक है, उसके लिए मेहनत आप लोगों ने खुद से करनी होगी। जब तक आप लोग अपनी सेल्फ एफर्ट्स पुट नहीं करेंगे, तो काफी ज्यादा फिर प्रॉब्लम्स होंगे आपको। ठीक है, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए आप लोग गूगल यूज कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट इवन के एआई टूल्स पे भी अगर आप लोग जाते हैं, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी भी चाहिए होगी। ठीक है, यानी कि अगर आपको, अब स्कॉलरशिप का ऐसा जर्नी है ना कि उसमें आपको रिजेक्शंस भी आते हैं, एक्सेप्टेंसेस भी आते हैं। लेकिन ये है कि शुरू में क्योंकि इतना ज़्यादा इंसान को अंदाज़ा नहीं होता कि उसके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है, तो हम लोग बस धड़ाधड़ अप्लाई किए जा रहे होते हैं। तो फिर जब रिजेक्शन आती है तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं और वो अप्लाई करना छोड़ देते हैं। तो वो कंसिस्टेंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाहे आपको रिजेक्शंस आ रही हों, आपने ये सोचना है कि मैं मज़ीद किस तरह से अपनी प्रोफ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करूँ, ठीक है? मैं किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स मज़ीद बेहतर करूँ, ठीक है? और इसके लिए एक बहुत अच्छी जो तरीका है, वो सिंपली लिंक्डइन है कि आप लिंक्डइन पे अपने
प्रोफाइल के रेलिवेंट बंदों को ढूंढें, ठीक है, जो आपकी फील्ड में ही आगे पढ़ रहे हैं, और उनसे आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो लिंक्डइन पर रेलिवेंट कनेक्शंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप लोग ऑब्वियसली यूट्यूब पे काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? हमारे प्लेटफ़ॉर्म से भी इवन के काफ़ी सारे जो भी हमारे सेशंस हो रहे हैं, ठीक है? वो अपलोड हो रहे हैं, और उसके अलावा भी हम लोग वासिफ़ भाई जो अभी मेरे साथ हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इरास्मस के हवाले से वीडियोज़ बनाते रहते हैं। मैं भी डिफरेंट स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ से रिलेटेड जो मुझे नज़र आती है, मैं उसपे एक शॉर्ट सी वीडियो बना देता हूँ। और इसी तरह हमारी डिफरेंट वर्कशॉप्स भी होती रहती हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओपन फॉर ऑल होती हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि हमारी करंटली एरास्मस स्कॉलरशिप की सॉरी वो सीरीज चल रही है, और उस सीरीज में जो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात लगी थी, जो कि मेरे टाइम पे नहीं थी, वो ये है कि डिफरेंट इंटरनेशनल स्पीकर्स को इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है। और वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अपना सॉरी जो इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो स्कॉलरशिप है वो विन किया। तो इस तरह से जब आप लोग डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंसेस लेते हैं ना, क्योंकि अगर मैं एक चीज बता रहा हूँ तो मैं शायद उसको अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, वासिफ भाई कोई चीज बता रहे हैं तो वो उसको अपने एक्सपीरियंसेस या अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे होंगे। तो इसी तरह जो इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं वो चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे होंगे। तो जब आप मल्टीपल लोगों के पर्सपेक्टिव सुनेंगे तो आप काफी ज्यादा, आपको हो सकता है कि उन्हीं लोगों में कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए जिसकी प्रोफाइल जो है वो काफी ज्यादा लाइक आप लोगों से रेलिवेंट हो रही हो, ठीक है, या उसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आप लोगों से मिलता-जुलता हो, और आपको उससे वो हुक मिल जाए कि हाँ, मैं अपने इस एक्सपीरियंस को इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि फलाँ बंदे ने यूज़ किया था। ठीक है? तो इसलिए जो कनेक्शंस बनाना है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो अब हम लोग आएँगे क्वेश्चंस की तरफ। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं, वो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, हफ्सा आलम का क्वेश्चन था ब्लॉक अमाउंट से रिलेटेड। ब्लॉक अमाउंट का वासिफ भाई ने रिप्लाई दे दी, यस। अच्छा, kindly also discuss which branch of chemistry to choose from for specialization in bachelor's। अच्छा, इसमें ना ये है कि एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, कभी भी किसी के कहने पर अपनी जो फील्ड है ना उसके फैसले ना करें। आप देखें, ये आपका जो बैचलर्स है ना, ये आपकी डिग्री है, आपने इसमें आगे जो है वो जाना है। तो आपने खुद से थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री एक ब्रॉडर टर्म है। अब केमिस्ट्री में डिफरेंट तरह की स्पेशलाइजेशंस होंगी ना, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इवन के अभी तो काफी सारी न्यू फील्ड्स आ रही हैं, केमो इन्फॉर्मेटिक्स है, और काफी सारी और भी मौजूद है। तो आपने क्या करना है, देखें, आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, आपके पास गूगल अवेलेबल है, आपके पास चैट जीपीटी अवेलेबल है। आपने क्या करना है, सिंपली अगर आप उसको एक प्रॉम्प्ट भी देते हैं ना कि मुझे केमिस्ट्री के डिफरेंट डोमेन्स के बारे में बताओ, ठीक है। वंस आप थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इस ब्रांच में क्या पढ़ा जाता है, किस तरह रिसर्च हो रही है, क्या हो रहा है। जब आप इस तरह से डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस को या डिफरेंट डोमेन्स को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ को आप ज़्यादा जो है वो एन्जॉय कर रहे हैं, या किस चीज़ में आप फ्यूचर में भी जाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हमेशा अपनी जो डोमेन है बैचलर्स में, वो अपने फ्यूचर करियर गोल्स को देखते हुए सिलेक्ट करें, और कोशिश करें अपने जो करियर गोल्स हैं वो कभी भी किसी से पूछ के ना करें, ठीक है? अपनी रिसर्च करें, ठीक है? जब आप अपनी रिसर्च कर चुके हैं ना, उसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो देन आप लोग लाज़मी अपने जो फील्ड के सीनियर्स हैं उससे लाज़मी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड जो फाइनल डिसीजन है वो आपका होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और इसके डिसीजंस आप नहीं लेने, ठीक है? विच फील्ड ऑफ केमिस्ट्री हैव मोर डिमांड इन यूरोप? अच्छा, ये तकरीबन ऐसा कोई स्पेसिफिक, मैं आई डोंट थिंक सो मैं कोई स्पेसिफिक डोमेन इसमें मेंशन कर सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर हर डोमेन में मैंने काम होते देखा है, तो मैं मेरे ख्याल में किसी स्पेसिफिक को मेंशन नहीं कर सकता, या अभी में भी मेरे नॉलेज में ऐसी कोई स्पेसिफिक फील्ड ना भी हो। बट ये है कि तकरीबन हर फील्ड में ही कोई ना कोई काम आपको होता हुआ नजर आ रहा होता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग स्टिल देखना चाहते हैं तो आप लोग इस पे रिसर्च कर सकते हैं थोड़ी सी, कि आजकल जो केमिस्ट्री के जो हॉट रिसर्च एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ आपके सामने एग्जांपल्स दे देता हूँ। ग्रीन केमिस्ट्री
जो है उसका आपने सुना होगा, ठीक है, कि हम लोग टॉक्सिक सॉल्वेंट्स को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं विद इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्वेंट्स, ठीक है, या केमिकल्स आप कह सकते हैं। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है, ठीक है। इसी तरह से फिर आयनिक लिक्विड्स, उनका केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है आजकल, क्योंकि मेरी अपनी भी जो फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें केमिस्ट्री का यूज़ है। तो आयनिक लिक्विड्स बेस्ड मेथड्स हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है यूरोप में, ठीक है। इसी तरह को केमो इन्फॉर्मेटिक्स है, वो मेरे ज़हन में आ रही है, उस पे काफ़ी ज़्यादा एक इमर्जिंग एरिया है, ठीक है। तो इन एरियाज़ को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अभी करंटली किन एरियाज़ पे काम हो रहा है और कौन से हॉट रिसर्च टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री में, और फिर अपने आप इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें आगे फर्दर आप परस्यू कर सकते हैं उनको। एंड हाउ मच चांसेस ऑफ गिविंग फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन इटली, जर्मन एंड ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। अच्छा, नॉर्मली जर्मनी में तो ऐसा आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है फॉर दैट स्कॉलरशिप, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो इटली है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट अगेन इटली में मैंने ज़्यादा बात इसलिए नहीं की आज के सेशन में क्योंकि इसका वीज़ा का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो इवन के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन या स्कॉलरशिप हो भी जाता है, बट देन उनको वीज़ा की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। तो ये थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम चल रहा है। बाकी ऑस्ट्रेलिया में आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, बट ये है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आपकी प्रोफ़ाइल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? आपकी प्रॉपर जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो अच्छे से होना चाहिए, तब आपको फुली फंडेड अपॉर्च्युनिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में मिल सकती हैं, ठीक है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में या स्पेसिफिकली जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, इस हवाले से। तो आपकी रिसर्च बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बाकी सेल्फ फंडेड तो आपको इजीली मिल जाती हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स। अच्छा, ये भी वही चीज़ है जो मैंने आई थिंक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। देखिए, दोनों एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी बहुत काम है, ठीक है। मैंने ये भी देखा है एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है यहाँ पर इवन के यूरोप में भी, पाकिस्तान में भी आपको नज़र आ रहा होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री का। क्योंकि एनालिसिस तो हर चीज़ में इन्वॉल्व है ना, ठीक है। चाहे आप किसी भी फील्ड से इवन हैं, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री किसी ना किसी तरह उसमें इन्वॉल्व हो रही होती है। और इस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो तो मेरे ख्याल में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इर्द-गिर्द देख लें, सब कुछ आपको ऑर्गेनिक ही नज़र आएगा। तो दोनों अच्छी फील्ड्स हैं, आपको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसमें आप जा सकते हैं। सऊदी स्कॉलरशिप, अच्छा, सऊदी अरब के मैंने 2 स्कॉलरशिप्स का ज़िक्र किया था। एक आपका केएफयूपीएम में है, ठीक है, किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स नाम है, ठीक है, बट इसके लिए आपको आइएलटीएस चाहिए इन दोनों के लिए। और एक आपका काउस्ट में है, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मैं आपको शो भी करवा देता हूँ स्क्रीन पर। एक ये मैंने शो किया था, ठीक है, किंग फहद यूनिवर्सिटी वाला, आप इसका स्नैपशॉट ले सकती हैं, और मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी इन दोनों की वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, ठीक है, काउस्ट की भी और के एफ यूपीएम की भी, कि किस तरह से आपने इनमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इन दोनों को देख सकती हैं, बट यह है कि इन दोनों के लिए आपको आइल्स चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर एनालिटिकल केमिस्ट्री इन फ्रांस डिस्कस करें। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज मैंने इन जनरल शुरू में बता दिया था कि नॉर्मली आप या तो लाइक रिसर्च में जा सकते हैं, ठीक है, एकेडेमिया में आप लोग जा सकते हैं। अदर देन दैट आप लोग डिफरेंट यहाँ पर आर एंड डी कंपनीज होती हैं, उनमें आप लोग आगे जा सकते हैं, ठीक है। 1 or 2 years एनी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप अवेलेबल। अच्छा, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली ये आपके लिए एक और प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपके पास अगर फील्ड रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे ख्याल में। आप उस एक्सपीरियंस की बेस पर दूसरे कैंडिडेट में काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक स्कॉलरशिप मेरे जहन में दाद आ रहा है जिसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो अ, ये आप देख सकते हैं। व्हाट इज द सीजीपीए रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्रांस यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप। अच्छा, नॉर्मली फ्रांस की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं ना, वो एज सच कोई सीजीपी की रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई उन्होंने, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पर भी जाएंगे ना, तो आपको एज सच कोई वो फिगर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बट मेरे ख्याल में अगर आपका 3 के राउंड अबाउट है तो आपके चांसेस बन सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स अपने स्ट्रॉन्ग बनाएं और आप अप्लाई करें,
ठीक है। 3 से प्लस है तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं अपने उसमें, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स मतलब एक ऐसा स्टूडेंट भी था जिनके 3.2 समथिंग सीजीपी होते हैं, बट दे स्टिल गेट स्कॉलरशिप्स, तो ऑब्वियसली इट इज़ पॉसिबल। अच्छा, स्कॉलरशिप के लिए आपने कब अप्लाई करना है? तो इसमें यह है कि फ्रांस में ना स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द एडमिशन। तो हर स्कॉलरशिप की अपनी टाइमलाइन होती है, ठीक है, और हर एक का अपना प्रोसेस हो सकता है। तो आपने स्पेसिफिकली देखना है कि उस यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलरशिप है, अगर उसमें ऑफर हो रहा है मिसाल के तौर पर, तो उसका क्या प्रोसेस है या उसकी क्या डेडलाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है खुद से कि किस तरह से आप लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है और उसकी क्या मतलब कि डेडलाइंस वगैरह है ना। कैन वी गेट स्कॉलरशिप इजीली आफ्टर एडमिशन? बिल्कुल आप ले सकते हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे बने हुए हैं, ठीक है, और आपकी प्रोफाइल अच्छी है, जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, आप उस तरह से अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं इन फ्रांस या किसी भी कंट्री में फॉर एनी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। R&D कंपनीज सैलरीज एवरेज डिस्कस करें। यार सैलरीज एवरेज का भी मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है, तो अगर मुझे आइडिया हुआ तो मैं ज़रूर किसी सेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट राइट नाउ आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस अबाउट दिस सैलरी फिगर्स, ठीक है। ये कैसा क्वेश्चन था? ये सैलरीज रेंज पूछ रहे हैं ना। ये आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, और ये है कि आप किस सेक्टर में है, किस कंपनी में है, तो किस कंट्री में है, काफी सारे फैक्टर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक खास जो है ना नंबर बता दिया जाए, ठीक है। बस इतना आप याद रखिए कि एंट्री लेवल जॉब के लिए आपको मिनिमम जो बेसिक इनकम होती है किसी भी कंट्री में, यूरोपियन में, ठीक है, वो डिफरेंट है कंट्री टू कंट्री, उससे तकरीबन आपको 300 से 400 यूरोस एक्स्ट्रा मिलेंगे, दैट्स इट। ओके, थैंक यू आसिफ भाई। अच्छा, अभी जो क्वेश्चंस मुझे चैट में आ रहे थे वो तो तकरीबन मैंने आंसर कर दिए हैं। अगर फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो माइक ऑन करके भी पूछ सकता है। आई गेस उस्मान किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो बस हम इसको रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और मैंने आपको मैसेजेस में एक लिंक शेयर कर दिया है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह के इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए। हम मजीद अरेंज करेंगे इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। उसमें कुछ इंटरनेशनल स्पीकर्स के साथ भी आप लोग का इंटरेक्ट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड सी यू इन अनदर सेशन। Have a good day and wish you a very, very good luck for your scholarship journey.